Hello everyone, here Sunita Arora, your SST teacher. Dear student, today we are going to start chapter 8 of Geography, Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. So students, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। तो आखिर ये रीजन कौन से हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आखिर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन वो एरियाज़ हैं जो कि इक्वेटर के आसपास होते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर यानी थ्रू आउट द सीज़न जो है हॉट समर पाया जाता है, हॉट समर सीज़न पाया जाता है। और इसके अलावा ये दोनों ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक इनका एक्सटेंशन जो है वो होता है। सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन वो एरियाज़ हैं जो कि समर और विंटर दोनों सीज़न को एक्सपीरियंस करते हैं और इसके अलावा वो ट्रॉपिक्स से लेकर के जो टेम्परेट जोन है वहाँ तक फैले होते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से रीजन जो हैं वर्ल्ड के वो इन दोनों रीजन्स में आते हैं, उनके अलग अलग हम एग्जाम्पल्स फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं रेणुका के साथ। तो रेणुका एक बहुत ही प्यारी बच्ची है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसके जो अंकल हैं श्रीकांत, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र भी हैं, वो 4 महीने के बाद घर आते हैं। तो रेणुका जो है उसका इंटरेस्ट बचपन से ही वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में बना हुआ था क्योंकि उसके अंकल ने उसको एक बहुत ही सुंदर सी जो बुक है जो कि नेचर बेस्ड थी वो उसे दी थी। और उस बुक में वो देखती है कि मीन्स दूर दराज के जो लोग हैं वो बहुत अलग अलग तरह की वेशभूषा में सुसज्जित हैं, उनका पहनावा, उनका खान पान, ये चीज़ें उसको बहुत आकर्षित करती हैं, जैसे कि आप यहाँ नीचे पिक्चर में देख सकते हो। तो इन पिक्चर्स को देख कर के वो कहती है अपने अंकल को कि ये हमसे कितने अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पहनावा बिल्कुल अलग है और सबका ही बिल्कुल अलग अलग यहाँ दिखाई दे रहा है। तो उसके अंकल बताते हैं कि ये जो लोग हैं वो ड्राई डेजर्ट से ले करके वेट रेन फॉरेस्ट एरिया को बिलोंग करने वाले यानी देश के अलग अलग इलाकों से संबंधित हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि बेशक ये लोग दिखने में बिल्कुल अलग हैं, परंतु इनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो बिल्कुल हमारी जैसी ही हैं। जैसे हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए और इसके अलावा रहने के लिए घर चाहिए। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तुम बच्चों से ही मिलती जुलती हैं, जैसे कि तुम खेलते कूदते हो, नाचते गाते हो और कई बार डरते झगड़ते भी हो। तो ऐसा ही ये बच्चे भी करते हैं और कई बार ये अपने पेरेंट्स के घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प भी करते हैं। और दूसरी खासियत ये है कि ये बच्चे कुछ अलग इस प्रकार भी हो सकते हैं कि जैसे ये नेचर के काफ़ी क्लोज़ रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये नेचर की केयर करना बचपन से ही सीख जाते हैं। और बहुत सी इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि नेचर बेस्ड ही होती हैं। तो जैसे ये मछली पालन या मछली पकड़ना सीख लेते हैं, फॉरेस्ट से फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैसे कलेक्ट किए जाते हैं वो भी इन्हें सिखा दिया जाता है और बचपन से ही उन सब चीज़ों को, इन कामों को सीखना शुरू कर देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं लाइफ इन द अमेज़न बेसिन की। तो ये टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अमेज़न बेसिन जो कि एक ट्रॉपिकल रीजन है और जो कि इक्वेटोरियल रीजन भी कहलाता है क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है और इसका जो एक्सटेंशन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक है। इसके अलावा इसकी दूसरी खासियत है कि यहाँ पे रिवर अमेज़न जो है वो बहती है। तो वेस्ट में ये माउंटेन से ओरिजिन होती है और अटलांटिक ओशियन जो कि ईस्ट में है वहाँ जाके ड्रेन हो जाती है। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं एक नेक्स्ट टर्म यहाँ पे दी गई है, दैट इज़ द रिवर माउथ। तो इसे आप अंडरलाइन कर लें कि रिवर माउथ क्या होता है। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक नदी दूसरी नदी से आकर के मिलती है, तो उस स्थान को कहा जाता है रिवर माउथ। अब बात करते हैं अमेज़न बेसिन की। तो अमेज़न बेसिन में अमेज़न रिवर के साथ साथ उसकी और भी जो दूसरी छोटी नदियाँ हैं वो मिल करके इस एरिया को सिंचित करती हैं, ड्रेन करती हैं। इसके अलावा कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इनको आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये नाम है जैसे स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला, ये लास्ट में है, जैसे सम पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और इसके अलावा वेनेजुएला का एक छोटा सा हिस्सा। तो ये सभी वो देश हैं जो कि इस अमेज़न बेसिन में आते हैं। आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन किया गया है कि नेम द कंट्रीज़ ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। तो इस मैप को आपने ध्यान से देखना है और ये बताना है कि कौन से कंट्रीज़ से
जो इक्वेटर लाइन है वो पास होती है। तो हम यहाँ जैसे देख सकते हैं, तो कोलंबिया जैसे है, इसके अलावा इक्वेडोर है, पेरू है और ब्राज़ील है। तो ये वो 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर लाइन जो है वो पास होती है। अब बात करते हैं एक छोटी सी हिस्ट्री की, अमेज़न बेसिन से रिलेटेड। तो अमेज़न बेसिन का नाम आखिर अमेज़न बेसिन कैसे पड़ा? तो ये शॉर्ट हिस्ट्री दी है यहाँ पर। तो क्या बताया है इसमें कि जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे, जब उन्होंने अमेज़न रिवर को डिस्कवर किया था, तो उस समय में वहाँ के जो नेटिव ट्राइबल लोग जो थे, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। और उनका जो ड्रेसिंग सेंस था, वो जैसे उन्होंने हेड के ऊपर अपने हेड गियर्स पहने हुए थे, स्मॉल ग्रास की स्कर्ट पहनी हुई थी, तो ये चीज़ें उनको याद दिलाती थी पुराने समय के रोमन एम्पायर के वुमेन वॉरियर्स की, जिन्हें अमेज़न के नाम से जाना जाता था। तो उन्हीं के नाम से इन्होंने इस बेसिन को नाम दे दिया अमेज़न बेसिन। अब बात करते हैं इस अमेज़न बेसिन के क्लाइमेट की, कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अमेज़न बेसिन जो है वो इक्वेटर के आसपास फैला हुआ है। तो यहाँ पर हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो पाई जाती है पूरे साल भर में। इसके अलावा डे और नाइट काफ़ी गर्म होते हैं और इवन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ रोज़ाना बारिश होती है। तो इस वजह से जो स्किन है उसमें स्टिकी जैसा फील होता है, यानी चिपचिपाहट जैसी महसूस होती है। इसके अलावा डे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बना रहता है और ह्यूमिडिटी भी ऊंची बनी रहती है। नाइट का टेम्परेचर कुछ नीचे जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी ही रहती है, यानी रिमेन हाई रहती है, और जो कि इस क्लाइमेट की खासियत है, यानी अमेज़न बेसिन के क्लाइमेट की खासियत है। तो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को एक बार यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन एंड टेक केयर यू ऑल।